Hello everyone, welcome to Vimanyu IAS. I am Sarthak, Senior Faculty Vimanyu IAS, and I also welcome you to our wonderful initiative of अभ्यास 2.0. HCS प्रीलिम्स के लिए हमने एक एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है अभ्यास 2.0, जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, विच आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर HCS प्रीलिम्स, विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 11th of February 2024, राइट वो सारे के सारे हम इस इनिशिएटिव के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको करवाएंगे, राइट. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया एंड अभिमन्यु आईएएस एंड ऑल योर प्रिपरेशन फॉर एचसीएस प्रीलिम्स विल बी डन थॉरोली, राइट. आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमी. इकोनॉमी का फोर्थ लेक्चर है ये, सेशन 4, एंड टुडे द टॉपिक विल बी रिलेटेड टू जीडीपी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. Consider the following statements regarding gross domestic product. GDP से related question है. First option है अपना, it is the value added by all the firms in the economy. Okay, first statement. Second, it is the final value of goods and services produced in the economy. Okay. It is the sum total of final consumption and investment expenditure by government, private and household sector. Okay. It is the income received by the four factors of production. Right. ओके, ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 एंड ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट, इट इज द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी. यस, ये बेसिकली कौन सा मेथड है? ये जीवीए मेथड है अपना, जो प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, जहां पर जो खाली वैल्यू एडिशन है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और जीडीपी की वैल्यू निकल के आती है. देन इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. यस, दिस इज जीडीपी, राइट. जीडीपी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही होती है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द economy. Then it is a sum total of final consumption and investment expenditure by government, private and household sector. Yes, जो कंजम्पशन मेथड से हम निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी इसको बोलते हैं, उससे यही वाली वैल्यू निकलती है. जो भी कंजम्पशन होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है सारा का सारा, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, हाउस होल्ड का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वो जो इनकम मेथड से हम जीडीपी निकालते हैं, जिसके अंदर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो है अपनी, राइट, लैंड, लेबर, कैपिटल, अपना जो सारा का सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके जो इनकम होती है उसको टोटल करके वी कैलकुलेट द जीडीपी. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. इट वाज अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी इनमें से कौन कौन सा है, राइट. जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाय द वे अपने एचसीएस प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, राइट. जीडीपी, तो जीडीपी को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. व्हाट इज जीडीपी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कौन कौन से मेथड्स है, राइट. ऑल दीज बेसिक थिंग्स यू शुड बी एबल टू नो. और जीडीपी के कंपोनेंट्स लाइक जीएनपी एंड ऑल, वो सब भी पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, सी आंसर डी. नेक्स्ट, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट. इनमें से किसके इक्वल है अपनी नेशनल इनकम? ऑप्शन ए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, देन net national product at market price, then net national product at factor cost and then income going to the household sector. अब इसके अंदर पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएनपी, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल एनएनपी. उसके लिए आप जीएनपी में से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन. यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन आउट ऑफ जीएनपी. अब जैसे जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, आपका एनएनपी निकल के आता है. बट यहां पर जो क्वेश्चन है, इनमें से एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीएनपी. फर्स्ट ऑफ ऑल एनएनपी इज योर नेशनल इनकम. एनएनपी अपनी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है. एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज द नेशनल इनकम. ये अपनी नेशनल इनकम है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. बट यूपीएससी ने एक बार इसका क्वेश्चन को पूछा था, एंड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका आंसर है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, राइट. सो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका आंसर है मार्केट प्राइस, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट. सो मैंने दोनों ही आपको इसलिए बता दिए कि यूपीएससी मार्केट प्राइस मानता है और एनसीईआरटी फैक्टर कॉस्ट को मानता है, राइट. सो अकॉर्डिंगली यू विल आंसर, राइट, ऑप्शंस को देखते हुए. बट अकॉर्डिंग इफ यू आस्क मी, द करेक्ट आंसर शुड बी फैक्टर कॉस्ट. बट यूपीएससी ने मार्केट प्राइस मिला है, तो अगर आपसे पेपर में पूछ रहे हैं तो गो फॉर मार्केट प्राइसेस रादर देन फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज डेफिनेटली अपना एचपीएससी बोर्ड भी उसी को कंसीडर करेगा जो यूपीएससी ने माना होगा. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सी यहां पर बी और सी दोनों करेक्ट है बाय द वे. करेक्ट आंसर शुड बी मोर बी, क्वेश्चन अगर पेपर में आप पूछ लिया आपसे तो. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम के रिलेटेड कौन सी, मतलब नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ओके, इट इज द इनकम अर्नड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स। ओके, it is the income earned by a country's residents and non-residents. This is by mistake, and non-residents both. It is calculated at market price by NSO. Okay, it is equal to GDP plus exports minus import. Okay, select the correct answer. Okay, options are 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 and 2, 3 and 4. First of all, इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है अपनी, if you look here, फोर्थ स्टेटमेंट, this is wrong. ऐसा कुछ नहीं है जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, तो ऐसा कुछ ग्रॉस नेशनल इनकम नहीं है अपनी, राइट। सो ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट है। अगर हम फोर्थ को एलिमिनेट करें तो बाय द वे बी और सी चला जाता है अपना, ऑप्शन बचता है सी और ए, 1 and 3 and 2 and 3। बट हमें पूरा क्वेश्चन देखना है एक बार, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इट इज द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स, यस दिस इज करेक्ट। डेफिनेटली कंट्री के जो रेजिडेंट होंगे उनकी जो इनकम होगी वो ग्रॉस नेशनल इनकम होगी, फिर चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के, नॉन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। एंड विद दिस ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। एंड इट इज कैलकुलेट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ, यस दिस इज करेक्ट। सी यहाँ पर ही मार्केट प्राइस है, तो आप मार्केट प्राइस को ही करेक्ट मान के चलना कि जो नेशनल इनकम है मार्केट प्राइस वाली है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 and 3 ओनली, राइट। नॉन रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, तो टोटल इनकम होगी इन सबकी, वो होती है अपनी नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहा, जो आप कैलकुलेट कर रहे थे, जीएनपी, उसके बाद एनएनपी में आ रहे थे आप, राइट। हम क्या है नेशनल इनकम अपनी, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। एंड व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस टोटल फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडियन रेजिडेंट्स लिविंग अब्रॉड, टोटल फैक्टर इनकम ऑफ इंडियंस living abroad, और द अदर वे ऑफ सेइंग दिस इज कि जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, उन सबकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, एनएनपी, एंड एनएनपी इज योर नेशनल इनकम। सॉरी, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ गुड क्वेश्चन। इसके अंदर कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में पूछा हुआ है। फर्स्ट, कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस, इक्वालिटी ऑफ लेबर और टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। ओके, इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नाइदर। अब यहां पर इससे पहले आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू शुड नो। ओके, नाउ व्हाट इट इज, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है कि एक यूनिट कैपिटल लगा के, सॉरी, टू जनरेट सी, ओके, व्हाट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, टू जनरेट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच कैपिटल इज यूज्ड, कि आपको एक यूनिट आउटपुट एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए कितना कैपिटल लग रहा है, वो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा। तो ऑब्वियसली अगर कम कैपिटल लग रहा है और कम कैपिटल में आप ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो, कि भाई एक यूनिट आउटपुट में आप सिर्फ 4 कैपिटल लग रही है एक जगह पर, और वहीं सेम एक यूनिट आउटपुट जनरेट करने के लिए लेट्स से आपकी सिर्फ 2 यूनिट कैपिटल लग रही है, तो डेफिनेटली वो जो 2 यूनिट कैपिटल लग रही है वो बेटर है, एफिशिएंट है मोर, कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आउटपुट हो पा रहा है आपसे, राइट। तो जितना कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, कि कितने कम कैपिटल में आप ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो, कि भाई या फिर एक सेम आउटपुट में आप कम कैपिटल में जनरेट कर पा रहे हो, सेम आउटपुट आप कम कैपिटल में जनरेट कर पा रहे हो, तो उतना बेटर होगा ना। सो ओवर एंड ऑल, द लेस द कैपिटल आउटपुट रेशियो, लेस कैपिटल आउटपुट रेशियो, more efficient it is, more better it is good, it is good for the economy. Like compared to US और इंडिया अगर कंपेयर करें तो US में कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज वहां पर ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी है। ओके, नाउ व्हाट ऑल फैक्टर्स डज इट डिपेंड अपॉन, कि आप कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये डेफिनेटली मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नेंस पे भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि कैसी गवर्नेंस है, राइट, करप्शन है कि नहीं है, बेटर वे में गवर्नेंस हो पा रही है कि नहीं हो रही, जो चीज पे फोकस करना है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, राइट। ऑल दीज फैक्टर्स
ऑल दिस डिपेंड, इन सब पे डिपेंड करेगा कैपिटल आउटपुट रेशियो, यस और नो। और इसके ऊपर अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं, यस। जितना अच्छा, जितना कम कैपिटल आउटपुट रेशियो उतना आपका ज्यादा इकोनॉमिक आउटपुट भी जनरेट हो रहा है। ओके, सो नाउ कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, यस। अभी बताया आपको, ज्यादा एफिशिएंस होता चला जाएगा, आपका एफिशिएंट हो जाएगा, यस और नो। बिकॉज कम कैपिटल में ज्यादा जनरेट कर पा रहे हो तो कैपिटल सेव हो रही है आपकी, उस कैपिटल से और आउटपुट जनरेट करोगे आप, तो इन दैट सेंस इकोनॉमिक आउटपुट विल इंक्रीज विद लेस कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 and 2। अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप चीजें समझ में आई होंगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट, द टर्म सिग्न्योरेज मीन्स, द टर्म सिग्न्योरेज मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन, द प्रॉफिट जनरेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन। बाय द वे ये अपना मनी सप्लाई से क्वेश्चन है, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर HCS। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी से मनी सप्लाई, जीडीपी भी है, मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, राइट। और जो पीछे हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ से था, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको यहीं यहाँ से गैदर करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने बहुत जरूरी है आपके लिए, वो सारे यहाँ से आपको गैदर वहीं करना चाहिए, राइट। और क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ भी रहे होंगे, टॉपिक्स भी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि सर इसमें डाउट है, ये नहीं समझ में आया, तो आपकी जो क्वेरी है उसको डेफिनेटली रिजॉल्व करा जाएगा। ओके, so the profit generated by central bank on account of money creation, okay. The revenue generated by the central bank on account of money creation, okay. It is the cost of money creation, okay. The backup of physical gold required to print currency notes, okay. First of all, this is not signorage, right? ये assets का part होता है, but ये signorage क्या होता है कि जो RBI जो करेंसी इशू कर रहा है, राइट, जो प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली, जब वो नोट प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें जो उनकी प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि जितना उनका कॉस्ट लग रहा है ना, उनके बदले में जो उनको पैसा रिसीव हो रहा है वो बहुत डिफरेंस है उसमें। उनको कॉस्ट उनकी 20% है प्रिंट करने में, उनको उसके बदले में सिर्फ 1 रुपया मिल रहा है। मतलब अगर वो 1 रुपया बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ 20 पैसे उनकी कॉस्ट है, बाकी 80 पैसा जो है उनका प्रॉफिट है। सो सिग्नोरेज क्या होता है? द प्रॉफिट generated by the central bank on account of money creation, and in fact this is the highest source of income for RBI। RBI के multiple sources होते हैं income के, but this is the highest source of income, signorage for RBI, the profit generated by the central bank, that is RBI on account of money creation, right? I hope ये समझ में आया होगा। Next, okay, what were the reasons which led to bank nationalization of 1969? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टुक प्लेस इन 1969। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से उसके रीजंस हैं, अप्रोप्रिएट रीजंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपना, एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस वाज मोस्टली इन अर्बन एरियाज, ओके। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, ओके। बैंक क्रेडिट वाज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज, okay. Then easy and cheap availability of credit to a few industrial houses had encouraged growth of monopolies, okay. So options हैं आपके 1 and 2 only, 1, 2 and 3, 2 and 4 या फिर all of the above, and the correct answer for this question is all of the above। all of these were the reasons, और ये सारे के सारे NCERTs में list down कर रखे हैं। all of these were the reasons for the nationalization of banks in 1969, because banks की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, बहुत करप्शन भी था प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और उसी को ठीक करने के लिए इसकी भाई चीज़ें ठीक होए, नेशनलाइजेशन का स्टेप उठाया गया था 1969, जहां पर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, एंड दीज वर द अप्रोप्रिएट रीजंस व्हाई दीज बैंक्स वर एक्चुअली नेशनलाइज्ड। सो जस्ट काइंडली गो थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, राइट। ये आपको पता होने चाहिए, दिमाग में अच्छे से छपे होने चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लास 11th की जो अपनी NCERT है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, NCERT इकोनॉमिक की, राइट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, वहां से काफी सारे क्वेश्चन यूं कहीं उठ के आते हैं, ओके। नेक्स्ट, सी आंसर डी। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन है फर्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड ऑन e-Kuber, which is the core banking solution platform of RBI, okay. Next,
negotiated dealing system order matching is a secondary market for government securities. ओके अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कई सारी चीजें इस क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिलेंगी. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखो तो ई कुबेर के बारे में बता रखा है. व्हाट इज ई कुबेर? ई कुबेर इज एक्चुअली द कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म आरबीआई का. नाउ व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस? अगर मैं बैंकिंग टर्म से बात करूं, आरबीआई के अलावा नॉर्मल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सारे के सारे, या फिर दूसरे प्राइवेट बैंक्स भी हैं, कमर्शियल बैंक्स बेसिकली. सो ऑल ऑफ द बैंक्स आर व्हाट इंटरकनेक्टेड. अगर आपकी ब्रांच, पहले के टाइम में क्या होता था कि आपने कहीं ब्रांच में आपके जहाँ अकाउंट खुला हुआ है, आप सिर्फ उसी ब्रांच में ही सारे अपने अकाउंट से रिलेटेड काम कर सकते थे. बट नाउ व्हाट, अब कहीं पे भी अवेलेबल, कहाँ किसी भी सिटी में कहीं पे भी है, अगर आपकी बैंक की कोई भी ब्रांच में अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू अपने अकाउंट को एक्सेस डेफिनेटली कर सकते हो. हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑल द ब्रांचेज आर नाउ इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड है. दिस इज व्हाट कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस सारे के सारे बैंक्स के अंदर है. एंड आरबीआई का भी एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर वो जितना भी जो बैंक्स को रेगुलेट कर रही है, सारा का सारा बैंक का जो डाटा है उनका, वो वहां पर उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है एक सर्वर पे. दैट इज ई कुबेर. उसको ई कुबेर बोलते हैं, जहां पर वो सारा का सारा कुछ रेगुलेट कर रहा है उसके अंदर. And now what is this second thing? So first of all, this first option is absolutely correct. Yes, government securities are issued through auctions conducted on e-kuber. जब इनिशियली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है पहली बार में, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जब वो पहली बार कहाँ किया जाता है, वो ई कुबेर के ऊपर ही किया जाता है. एंड द सेकेंड थिंग, द सेकेंडरी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ओके, यस. अब जब उनकी बाद में बाइंग एंड सेलिंग उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जब होती है, वो कहाँ पर होती है? वो आरबीआई के ही ई कुबेर के अंदर ही बेसिकली. बट आप इसको समझ लो कि ई कुबेर से ना लिंक करें, आरबीआई का ही एक प्लेटफॉर्म है, ये आरबीआई की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग. वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो है सेलिंग और बाइंग जो सेकेंडरी मार्केट में वहाँ पर होती है. इनिशियली ई कुबेर पे होगी, उसके बाद इसके अंदर होती है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है. सो द करेक्ट, ये भी क्या है अपनी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डेफिनेटली ऑप्शन सी. बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. राइट, अच्छा क्वेश्चन था. आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. आप बाय द वे इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपका ई कुबेर है, ये अपना विंडोज का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा बड़ा, और ये एनडीएस ओएम ये उसका एक ऐप, इसकी एक सिर्फ ऐप की तरह है, उसका एक सब पार्ट है. राइट, ई कुबेर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका एक सब पार्ट क्या है अपना एनडीएस ओएम. राइट, next, consider the following statements regarding statutory liquidity ratio SLR maintained by scheduled commercial banks. SLR से related question है ये, right, कि SLR से क्या होता है statutory liquidity ratio. Okay, then by the way SLR is a quantitative tool. I hope you know quantitative tool of monetary policy. Okay, it is maintained as per the RBI Act 1934. Second, can be maintained as cash balance with RBI. Okay, cash management bills, treasury bills, dated securities and state development loans all are considered as SLR securities. By the way, अगर आपको SLR पे कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन SLR, CRR, OMO, रेपो रेट, इन सबके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी है. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियोस आउट. आप उसके थ्रू इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं. राइट, ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. इट इज मेंटेन्ड एज पर द आरबीआई एक्ट 1934. नो. कौन सी उससे रेगुलेशन से बनाए, कौन सी एक्ट से बनाए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. एसएलआर को इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, देन कैन बी मेंटेन्ड एज कैश बैलेंस विद आरबीआई. नो. एसएलआर जो है वो बैंक्स अपने पास खुद रखता है. इट हैज टू बी मेंटेन विद द बैंक ओनली. बैंक खुद मेंटेन करता है. सीआरआर जो होता है वो बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन कर रखना पड़ता है, आरबीआई मैनेज करता है उसके बिहाफ पे. ओके, देन cash management bills, treasury bills, dated securities and state development loans all are considered as SLR security. Yes, this is correct. This is correct. All these are what? SLR securities. So correct option क्या होगा इसका? Option D. Right? I hope अच्छा क्वेश्चन लगा होगा and you were able to gather the right answer for this also. Okay, next. Okay. Okay, next question. Consider the following statements regarding ways and means advance. Right, ways and means advance. Okay. Now, what is ways and means advance? First of all,
वेज एंड मीड एडवांस क्या है कि मान लो कभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट जो है मैच नहीं हो पा रही, लाइक उनके फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो उस केस में क्या करेगी, उस केस में गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ लोन ले लेती है, सो दैट वो अपनी बैलेंस शीट को मैनेज कर पाए उस चीज़ को, और उसके बाद उसको लेकिन जो वो लोन लेगी उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो ऐड नहीं करेंगे उनको। एक टेम्पररी प्रोविजन है, बचाने का एक तरीका है बस, राइट, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना फिजिकल डेफिसिट थोड़ा कम दिखा सकती है। Okay, now first option, it is available for both central and state governments. Okay, government needs to pay interest on wage and meed and advance. Okay, it is to meet the temporary mismatch of receipts and payments, right? So the correct answer for this question will be option D, all of the above. So yes, it is to meet the temporary mismatches. Yes, this is correct. Government needs to pay interest on wage and advance. Yes, interest तो pay करना है लेकिन उसको बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है बस वो। It is available for both central and state. Yes, this is also correct. ये important points हैं. Please kindly do make a note of it and do remember this. It could be asked in your exam, right? Okay. Next, which of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? Legal tender money. Now, what is legal tender money? Legal tender money वो money होता है जो कि fiat money हो और उसके ऊपर legal backing मिल जाए गवर्नमेंट की, लीगल बैकिंग मिल जाए गवर्नमेंट की कि भाई आप इस पैसे को अब डेट सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हो, राइट। नाउ व्हाट इज फिएट मनी? फिएट मनी वो वाला पैसा होता है, इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं। फर्स्ट, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन और करेंसी। सेकंड, इट हैज टू बी इशूड बाय अ सेंट्रल ऑर्डर या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, राइट, गवर्नमेंट हो, किंग क्वीन, इस टाइप से, मतलब बैकिंग होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग एक सेंट्रल अथॉरिटी की। दो ऑप्शन, अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा हो तो दैट विल बी ओनली फिएट मनी। एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो फिएट मनी नहीं है। तो फिएट मनी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है पहले, एंड देन उस लीगल टेंडर मनी बनने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स बैकिंग कि आप इसको लीगल क्लेम सेटलमेंट के, डेट सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। The first, the money which is tendered in the courts of law to defray the fees of legal cases, no. The money which a creditor is under compulsion to accept in settlements of his claims, yes, this is correct. This is correct. The bank money in the form of checks, drafts, no, because ये fiat money ही नहीं है, ये fiat money नहीं तो legal tender money कहाँ से? The metallic money in circulation of a country, right? ये भी correct option कह सकते हो आप, but B is more appropriate. B is a more appropriate option. So the correct answer for this question will be option B. The money which a creditor is in compulsion to accept in settlements of his claim. Okay. So with this we have reached the end of our video, and I have one last information for you to share with you. Okay. Right. We have already launched a fast track batch HCS prelims के लिए हमने एक 75 days का एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च कर रखा है, जहां पर आपकी कंप्लीट कवरेज कराई जाएगी। अभ्यास हमारा इनिशिएटिव ये भी आपके लिए एब्सोल्यूट फ्री है, बट अगर आपको चाहिए कि पूरी कंप्लीट कवरेज हो आपके प्रीलिम्स की, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो आपकी, जहां पर सब कुछ कवर करा जाए, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड हो जिसके अंदर आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिले, जहां पर सारे के सारे सेट्स पे पूरा बेसिक से लेके एडवांस से सब कुछ पढ़ाया जाए। सो दिस 75 day कोर्स इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, जहां पर प्रॉपरली आपके स्पेशली प्रीलिम्स को फोकस में रखते हुए सारा कुछ उसी के तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ कवर किया जाएगा। इसके अंदर आपके लिए सब कुछ इंक्लूडेड है। यू विल बी गेटिंग ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, सीसेट क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सबसे एक्सक्लूसिवली, यू नेम इट वी हैव इट, सब कुछ कवर्ड है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। 11 फरवरी को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है, एंड दिस इज द वे टू गो फॉर इट, जहां पर आप एक डिसिप्लिन वे के अंदर बिल्कुल डायरेक्शन के साथ एक ही डायरेक्शन के अंदर पढ़ते रहेंगे, कोई डायरेक्शनलेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, राइट। सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, द रजिस्ट्रेशन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सपोर्ट नंबर भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, अगर कोई भी क्वेरी है तो उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो विद दिस आई अगेन विश यू गुड लक, and till our next video, take care and bye bye. Thank you.